नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत आचार क्लासेज में। आज हम द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी 2022 के अंतर्गत जो कहानी है पटाक्षेप नहीं होगा, उस कहानी का अध्ययन करेंगे और साथ में ही उस कहानी के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस कहानी का सार, इस कहानी का सार ये भी अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम इस कहानी के जो लेखक है श्री हेतु भारद्वाज जी, उनका परिचय जानेंगे। तो इस कहानी के लेखक श्री हेतु भारद्वाज है। इनका जन्म 15 जनवरी 1937 ईस्वी में रामनेर गांव, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये जो कहानी है इसी में भी जिस गांव का जिक्र आया है वो रामनेर गांव का ही जिक्र आया है। आपका कार्यक्षेत्र राजस्थान ही रहा है। इनका जन्म जरूर उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत हुआ है, लेकिन इनका जो कार्यक्षेत्र है वो राजस्थान ही रहा है। इन्होंने 3 कमरों का मकान, जमीन से हटकर, चीफ साहब आ रहे हैं, तीर्थ यात्रा, पटाक्षेप नहीं होगा आदि प्रमुख कहानी संग्रह लिखे हैं। और ये जो अपन आज कहानी का अध्ययन करेंगे पटाक्षेप नहीं होगा, ये भी एक कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह का नाम ही है पटाक्षेप नहीं होगा। इसका मतलब ये एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और उसी कहानी के नाम से इस कहानी संग्रह का नाम भी पटाक्षेप नहीं होगा ये रखा गया है। सन 1980 में लेखक को जमीन से हटकर कहानी संग्रह पर राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की तरफ से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और आपकी कहानियां पाठक के मन में गुस्से या सक्रिय प्रतिरोध का भाव जगाती है। समाज में जो जिस प्रकार की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें इनकी कहानियां पाठक को झकझोरती है और उस सोचने के लिए विवश करती है कि किस प्रकार से परिस्थितियां अभी है और इनमें किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए। ये सिर्फ रास्ता दिखा देते हैं, होना चाहिए। कि बाद में पाठक वर्ग का काम है कि वो किस प्रकार से उसको अर्थ को लेता है। आधुनिक कहानी या समकालीन कहानी का यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो कहानीकार है एक परिस्थिति रख के पाठक के सामने सौंप देता है, उसके बाद में पाठक स्वयं सोचता है कि इसका निदान या इसका उपचार या इसकी स्थिति निवारण कैसे किया जाए। तो आइए अपन अब इस कहानी का जो सारांश है वो जानने का प्रयास करेंगे। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी। आज हम इसके कहानी के भाग 1 के अंतर्गत इस कहानी का सारांश जानेंगे और इस कहानी का जो भाग 2 आएगा उसमें परीक्षा के लिए अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं कि यह कहानी रामनेर गांव में आज़ादी के बाद होने वाले सामाजिक, आर्थिक और विशेष तौर से राजनीतिक परिवर्तनों पर प्रकाश डालती है। गांव का नाम है रामनेर और उस गांव के अंतर्गत जो आज़ादी के बाद सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं और साथ ही सबसे बड़ा जो परिवर्तन होता है राजनीतिक परिवर्तन। किस प्रकार से गांव के लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है और उस चेतना के अंतर्गत किस प्रकार से संघर्ष बढ़ते हैं और जातिवाद किस प्रकार से हावी होता है, कितने घिनौने तरीके से राजनीति का खेल चलता है, ये लेखक ने बखूबी इस कहानी में दर्शाया है। रामनेर गांव में एक ठाकुर है केसरी सिंह और जो अभी गांव के मुखिया है, ग्राम प्रधान है और उसके पुत्र क्रम से राम सिंह और नाहर सिंह। केसरी सिंह के पुत्र है राम सिंह और नाहर सिंह। और इसी गांव में महेंद्र और बलबीर भी है जो गांव में चेतना जगाकर व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं यहाँ बता दूं आपको कि जो ये महेंद्र और बलबीर है इनके पिताजी भी एक जागरूक व्यक्ति थे। गांव में वो भी सुधार लाना चाहते थे और गांव में जो अत्याचारी वर्ग था उनके खिलाफ वो कुछ न कुछ करते रहते थे।
इसी वजह से ठाकुर केसरी सिंह ने अपने आदमियों से उनको नहर के पास मरवा दिया था। तो इसी बात से क्षुब्ध होकर उनके पिता, आगे अपन पढ़ेंगे कि उनके पिता को केसरी सिंह ने अपने लोगों से मरवा दिया था और वे इसका बदला लेना चाहते थे। कौन? महेंद्र और बलवीर। तो ये महेंद्र और बलवीर ब्राह्मण वर्ग से थे। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो पूरी कहानी है ये भारतीय समाज में, हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत गाँव में किस प्रकार से जातिवाद हावी है और जातियों में आपस में किस प्रकार से राजनीतिक जागरूकता जैसे जैसे आती जाती है, आपस में वैमनस्य किस प्रकार से बढ़ता है, इसको बिल्कुल उधेड़ के रखा है। यथार्थवादी कहानी ये है। और साथ में इसमें भी जो संप्रदाय हैं विभिन्न प्रकार के गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन के तौर पर, और दलित वर्ग के लिए एक जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, अगर किसी को इन शब्दों के इस्तेमाल से ठेस पहुंचती है या उनको अपना थोड़ा अच्छा महसूस नहीं होता है तो मैं उसके लिए पहले आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। आज़ादी के बाद गांव में प्रथम बार ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। पहले, इससे पहले ग्राम प्रधान केसरी सिंह थे। उसके बाद में प्रथम, आज़ादी के बाद से प्रथम चुनाव होता है। तो केसरी सिंह की चालाकी से उसका पुत्र जो राम सिंह है निर्विरोध प्रधान चुन लिया जाता है। और इसके लिए ये जो केसरी सिंह है एक माहौल बनाते हैं कि आज़ादी से पहले जो हुआ अब की बार जब प्रथम बार ग्राम प्रधान का चुनाव होना है तो हम सब मिलकर गांव में क्यों फिर फालतू में वैमनस्य का वातावरण बनाएं। तो हम सब मिलकर किसी एक को निर्विरोध ग्राम प्रधान बना देते हैं, जिससे हमारी चारों तरफ हमारे गांव की प्रशंसा होगी और वैमनस्य का वातावरण भी नहीं बनेगा। इस प्रकार की गोटियां फिरा के, इस प्रकार की बातूनी हवा चला के वो निर्विरोध प्रधान चुन लिया जाता है। और उसके बाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है, सूखा और अकाल के कारण राम सिंह 7 साल तक ग्राम प्रधान बना रहता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो आज़ादी के बाद में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था, जिसे अपन प्रजातंत्र कहते हैं, वो लागू हुई। तो प्रजातंत्र के गणित के हिसाब से गांव में ब्राह्मण और ठाकुर और अन्य जातियों को मिला देने पर भी चमारों, मैंने इसके लिए पहले से ही आपसे क्षमा मांगी थी, चमारों दलित वर्ग है, जो चमार एक दलित वर्ग की एक जाति है, उसकी आबादी ज़्यादा थी। यानी ब्राह्मण और ठाकुर और दूसरे जो छोटे मोटे एक दो घर जिनकी जातियों के थे उनको मिला देने के बाद भी ये जो इस वर्ग की जाति, इस जाति की आबादी बहुत ज़्यादा थी। बाद में इसको जाटो भी कहा गया इसी कहानी में। तो उसके बाद में ग्राम प्रधान राम सिंह अपने गुर्गे दयाराम को प्राइमरी स्कूल में नियुक्त करवा देता है, जो अक्सर उस स्कूल में जाता ही नहीं है। अपने समर्थक दयाराम को राम सिंह सरकारी प्राथमिक स्कूल में नियुक्त करवा देता है और वही उसको संभालता है, आता ही नहीं है। जब अपने ऊपर ग्राम प्रधान का विश्वास हो या उसका वो विश्वास पात्र हो तो बच्चों को क्यों शिक्षा देगा, ये भी कहानी में संकेतित किया गया है। इसके बाद में महेंद्र और बलवीर को, जिनके पिताजी को राम सिंह ने मरवा दिया था, उनको समझ में आ गया था कि यदि गांव के सारे चमारों को संगठित कर लिया जाए तो जीत निश्चित है, क्योंकि लोकतंत्र में मत गिने जाते हैं और जिनके ज़्यादा मत होते हैं वही चुनाव जीत जाते हैं, वही सरकार चलाते हैं। तो उनको समझ में आ गया था बलवीर और महेंद्र को। वे चमारों में से एक जो फगना है, एक नाम है, फगना को अपना प्रत्याशी बनाते हैं। और क्योंकि फगना है वो प्रत्याशी इसलिए उनको बनाते हैं क्योंकि वो पढ़ा लिखा था और आर्थिक रूप से भी संपन्न था। वो किसी भी रूप में ब्राह्मणों और ठाकुरों से किसी भी मामले में कमतर नहीं था। अपनी जाति वर्ग में वो दूसरों का अदब भी पाता था क्योंकि वो संपन्न था, उसके पास अच्छी खेती थी।
अभी अपन इसके बाद में देखते हैं कि सुमेरा पंडित, ये भी एक पात्र आता है कहानी में। केसरी सिंह का हम उम्र एवं मुंह लगा दोस्त था, उसके हर साथ हर समय रहता है और अपने स्वार्थ साधता रहता है। इसके बाद में अपन कहानी में देखते हैं कि चमारों में दो वर्ग थे, जो दलित वर्ग है उसमें दो वर्ग थे। एक के पास अपनी जमीनें थी, वे आर्थिक रूप से संपन्न थे, उनको किसी के पास जाना नहीं पड़ता था, वो आराम से सक्षम थे, अपना काम स्वयं कर लेते थे, किसी के दाद धौंस उनके पास उनको नहीं सहनी होती थी। और दूसरा वर्ग ये था, दूसरा वे जिनका पैसा मजदूरी था, उनके पास जमीन नहीं थी, आर्थिक संसाधन नहीं थे, तो वो उनका काम मजदूरी करना होता था। और मजदूर के अंतर्गत वो अपने, ये जो दूसरा वर्ग आया है अपने कहानी में, ठाकुर और ब्राह्मण, और इनके खेतों में काम करते थे और आर्थिक रूप से कमजोर थे, इसलिए इनसे दबे हुए थे और उनको मजदूरी तभी मिलती थी जब वो उनके अनुसार चलते थे, उनकी हर बात मानते थे, उनके शोषण का वो शिकार थे। तो राम सिंह दूसरे वर्ग को अपने पक्ष, इस बार जब चुनाव हो रहे थे, प्रथम बार तो वो निर्विरोध चुन लिया गया था राम सिंह, लेकिन अब की बार जो चुनाव हो रहे थे उसमें ये महेंद्र और बलवीर ने, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, कि फगना को अपना प्रत्याशी बना दिया था और इस बार वो कृत संकल्प थे कि निश्चित रूप से हम राम सिंह को चुनौती देंगे और उसे ग्राम प्रधान नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने, राम सिंह ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, जो चमार वर्ग का दूसरा वर्ग था, जिनके भूमिहीन किसान थे, मजदूर थे, जिनका पैसा मजदूरी करना था, उनको धमकाता है वो। राम सिंह दूसरे वर्ग को यानी भूमिहीन मजदूरों को धमकाता है कि अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाता है और दबाव डालता है, मारपीट भी करवाता है। और उसके बाद में चुनाव हो जाता है और राम सिंह ने भगना को बड़े अंतर से हरा दिया। वो इसलिए हरा दिया क्योंकि एक बड़ा वर्ग था, जो समारोह का जो जमात जो जाति थी, उसके जो एक वर्ग था जिसके भूमिहीन थे वो, तो भूमिहीन के हिसाब से उनको धमकाया गया कि आप अगर हमें मत नहीं देंगे, हमें जिताएंगे नहीं, तो हम आपको खेती नहीं करने देंगे, आपको जो हमने पैसे दे रखे हैं वो पैसे तुरंत वसूल करेंगे। तो इस प्रकार से उन पर बोझ डाल के, दबाव डाल के उनके वोट लिए गए। तो इस प्रकार से पहली बार वो निर्विरोध चुना गया था राम सिंह, दूसरी बार इस प्रकार से दबाव डालने से वो चुन लिया गया, दूसरी बार फिर वो ग्राम प्रधान बन गया। और इसके बाद में जैसे ही राम सिंह चुनाव जीत जाता है तो उसका असर देखने को मिलता है। क्या असर देखने को मिलता है? उसी रात बलवीर और महेंद्र को खूब पीटा जाता है, क्योंकि वो उसके खिलाफ जा रहे थे, तो उसको खूब पीटा जाता है। और जब वो पिटाई उनकी हो जाती है तो फगना उनको लेकर अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने पहुंचता है और थानेदार को रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। तो थानेदार मना कर देता है कि मामूली चोटें हैं, इसमें हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है कि कड़ी ऊपर से नीचे से ऊपर तक पूरी जुड़ी हुई थी, उनका संपर्क था, तो इस प्रकार से उनको कोई मदद नहीं होती है बलवीर और महेंद्र की। फिर वापस पंचायत चुनाव की घोषणा होती है और सारा सरकारी अमला इस बार, या कहीं हर बार, राम सिंह के साथ होता है। इस बार अलग होता है काम। राम सिंह ने तिकड़म लगाकर बलवीर और महेंद्र समेत उन सभी चमारों के नाम वोटर लिस्ट में से गायब करवा दिए जो बाहर काम कर रहे थे। ये वैसे ही असहाय वर्ग था, इनके पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, तो इनमें से अच्छी संख्या में व्यक्ति बाहर काम करते थे और बाहर काम करने के हिसाब से वो बाहर रहते थे। तो मतदाता सूची में इनका यहाँ नाम था पिछली बार, लेकिन अब की बार उन्होंने तिकड़म लगा के, राम सिंह ने तिकड़म लगा के उनके सभी के नाम, मैं महेंद्र और बलवीर सिंह के नाम जो दिल्ली रहते थे उनके भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। और जब जब वो नाम हटा दिए जाते हैं तो वोटों का गणित थोड़ा बहुत संतुलित हो जाता है। इसके बाद भी जब भी वो नाम हटा देते हैं, इसके बाद भी ये जो चमार वर्ग होते हैं इनके पास बहुमत फिर भी होता है और
यहाँ अपन देख रहे हैं जब जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, जबकि ब्राह्मण और ठाकुरों में से किसी का भी नाम नहीं कटने दिया जाता है, ये तिकड़म की जाती है। चमारों की एकता देखकर इस बार ब्राह्मण और ठाकुर डर गए, क्योंकि इस पिछली बार जो डराया धमकाया गया था एक वर्ग को, चमारों के एक वर्ग को, लेकिन अब की बार वो डरा धमकाना बिल्कुल, वो उनमें एकता हो गई थी, वो एक मंच पे आ गए थे। तो इस बार उनको ये लगा राम सिंह के पक्ष को कि इस प्रकार मात्र डराने धमकाने से काम नहीं होगा, हमें और तिकड़म निकालनी होगी। तो एक तिकड़म तो उन्होंने ये की कि उनके जो बाहर काम कर रहे थे उनके पक्ष के जो समर्थक थे या मतदाता थे, उनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए। और उसके बाद में जो वहाँ चुनाव अधिकारी आया था पोलिंग पार्टी में, रणवीर सिंह ठाकुर था। तो यहाँ भी हम जातिवाद का एक घिनौना रूप देखते हैं। जबकि जो जो चुनाव में जो कर्मचारी डेप्यूट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो निष्पक्ष, बिना किसी पक्ष का हित ध्यान में रखे हुए निष्पक्ष चुनाव कराए। लेकिन यहाँ अपन देखते हैं कि चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह ठाकुर था। रणवीर सिंह ने राम सिंह से रिश्वत लेकर सभी चमार महिलाओं के वोट फर्जी तरीके से पहले ही डलवा दिए। और इस दौरान वो ये कारस्तानी करता है कि जो फगना, जो चमार प्रत्याशी होता है, चमार वर्ग का जो प्रत्याशी होता है फगना, उसका जो पोलिंग एजेंट होता है इतवारी, उसको जैसे चुनाव होता है वो जो राम सिंह का एजेंट होता है बन्नी सिंह, उस इतवारी को बाहर ले जाता है 1 घंटे के लिए। और इतवारी समझ नहीं पाता कि मुझे एक शुरुआती 1 घंटे में जब मतदान शुरू हो गया है, उसके 1 घंटे में मुझे बाहर क्यों ले जाया जा रहा है। वो उनकी बातों में आ जाता है, बाहर चला जाता है। और इसी दौरान राम सिंह और ये जो चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह, इन्होंने मिलकर चमार वर्ग की सभी महिलाओं के वोट फर्जी तरीके से डलवा दिए अपने पक्ष में। तो जब इतना सब हो जाता है, अपने पक्ष के लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब हो जाए, सारी महिलाओं के जो है चुनाव, उनका मत पहले ही फर्जी तरीके से डला दिया जाए, तो उसका निर्णय साफ था, उसका रिजल्ट आना ही था। रणवीर सिंह 100 मतों से चुनाव जीत जाता है। इसके बाद रामनेर में जातिगत समीकरणों ने भयानक रूप धारण कर लिया, क्योंकि जैसे ही वापस इस प्रकार की चुनाव में धांधली करके राम सिंह के हौसले बुलंद हो जाते हैं, उसके कारिंदे, उसके पिछलग्गू, उसके गुर्गे सारे गांव में आतंक फैला देते हैं। और जब इस दूसरे वर्ग को पता चलता है कि ये आतंक बढ़ता चला जाएगा, तो उनमें भी हम की भावना विकसित हुई और वो आपस में संगठित हुए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण और जो ये 2 वर्ग थे, ब्राह्मण राजपूत वर्ग, तो ये दोनों संगठित, जितने ये संगठित हो रहे थे उतने ही संगठित दूसरा वर्ग भी हो रहा था। तो इस प्रकार से जातिवाद का एक घनौना रूप सामने दिखाई दे रहा था। फिर आगे ये लिखा है कि राम सिंह के राज में रामनेर गांव कागजों में खूब प्रगति करता है। हर साल नए नए काम होते हैं, फिर अगले साल उन पे वापस प्रस्ताव आता है, वही काम वापस साल दर साल पास किए जाते हैं, उन पर पैसा खर्च होता है। ये सारा पैसा वो अपने समर्थकों पे, अपने संपत्ति बढ़ाने के लिए काम में लेता है राम सिंह। और अब की बार वापस जब चुनाव फिर आते हैं, ये चुनाव चौथी बार है। पहली बार वो निर्विरोध राम सिंह चुना गया था, दूसरी बार उन्होंने चमार वर्ग के जो एक वर्ग था उसको डरा धमका कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए विवश किया था। तीसरे चुनाव में उन्होंने जो बाहर काम कर रहे थे चमार वर्ग के व्यक्ति, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटवाए थे, उनकी महिलाओं के नाम फर्जी तरीके से शुरुआती 1 घंटे में डलवा दिए थे। तो इस प्रकार से 3 बार लगातार ये चुनाव जीतता रहा राम सिंह। और उससे पहले कौन था, उससे पहले केसरी सिंह ग्राम प्रधान था। इसका मतलब पहले केसरी सिंह, उसके लगातार 3 बार राम सिंह, उसका पुत्र। तो वही पटाक्षे वाली बात आ रही है, पिता का पुत्र फिर ग्राम प्रधान। और अब की बार ये चीज़ें आ गई कि दोनों संगठन जो बिल्कुल मजबूत हो गए हैं।
राजपूत ब्राह्मण वर्ग बिल्कुल संगठित हो गए हैं, उधर भी चमार वर्ग भी संगठित हो गया है। तो इस बार राम सिंह को लगता है कि अब की बार वो किसी भी तरीके से, किसी भी योजना से वो नहीं हारेंगे, दूसरा वर्ग नहीं हारेगा। तो उन्होंने अब की बार फिर एक नया प्लान करके फिर ऐसी योजना बनाई। क्या योजना बनाते हैं? तो इस बार चुनाव फिर आ जाते हैं ब्राह्मण, ठाकुर या राजपूत मिलकर राम सिंह के पुत्र नार सिंह को गोपनीय तरीके से प्रत्याशी बनाते हैं। गोपनीय तरीके से किसी को मालूम नहीं चलता, सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग को पता चलता है कि हम इन परिस्थिति में बिल्कुल चुनाव के नज़दीक समय में इस अपने जो प्रेम, ये क्या कहते हैं इसका नाम है, राम सिंह का पुत्र नाहर सिंह, उसको अपन चुनाव प्रत्याशी घोषित करेंगे। लेकिन पहले स्थितियों को देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद राम सिंह फगना से, जो फगना पहले लगातार 3 बार प्रत्याशी रह चुका है, से किसी जाटू को ही प्रधान बनाने की बात कहकर अपना जाल फैलाता है उसको कि इस बार हमने खूब राज कर लिया, अब की बार हम चुनाव में खड़े नहीं होंगे और अब की बार आपके वर्ग से ही हम किसी को ग्राम प्रधान बनाना चाहते हैं। तो सभी को आश्चर्य होता है कि ये जो राम सिंह है इतना सत्ता लोलुप है, इतना क्रूर आदमी है, इतना निर्दयी है, उसके बाद भी ये बात कर रहा है। लेकिन समझने वाले समझ गए थे कि इसमें भी कोई चाल थी और उसके बाद में वो अपना जाल फैलाता है। तो वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करके ये बात करता है कि अब हमने खूब राज कर लिया, हम चाहते हैं कि इस वर्ग से, चमार वर्ग से अभी तक कोई भी ग्राम प्रधान नहीं बना है, तो हम अब की बार चाहते हैं कि इनमें से ग्राम प्रधान बने। तो सबको आश्चर्य होता है, सब इस बात पर सहमति भी व्यक्त करते हैं और फिर उसी के सामने प्रस्ताव होता है कि आप ही बता दो, हे राम सिंह, हे ग्राम प्रधान, आप ही बता दो कि आप इस वर्ग में से किसको प्रत्याशी घोषित करते हैं। तो वो अपनी पूर्व योजना के हिसाब से राम सिंह अपने टुकड़ों पर पलने वाले लच्छी राम को प्रत्याशी चुनता है। लच्छी राम को इसलिए चुनता है क्योंकि उसके ऊपर वो राम सिंह का बहुत बड़ा भारी कर्जा है, उसको अपनी बुरी आदतों का दास बना रखा है, उसको हर प्रकार से वो सहायता देता है। और प्रत्याशी इसलिए चुनता है कि वो सिर्फ अंगूठा टेक हो जाएगा और जो मैं कहूँगा वही लच्छी राम करेगा। और लच्छी राम को इसके लिए खूब उकसाता है कि मैंने तुझे ग्राम प्रधान प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अब कोई और खड़ा नहीं होना चाहिए, जो खड़ा होगा वो तुम्हारी जाति से अगर कोई खड़ा होगा तो तुम्हें ग्राम प्रधान से रोकने के लिए खड़ा होगा। इस प्रकार से वो उसको खूब उकसाता है राम सिंह लच्छी राम को। और ऐसा माहौल बनता है कि जो फगना है, थोड़ा पढ़ा लिखा, जैसे आपने देखा है पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुका है, उसको लगता है कि ये जो अभी प्रत्याशी इन्होंने घोषित किया है लच्छी राम, ये बिल्कुल नाकारा है, ये इनका पिछलकू बन के रहेगा, इनका टहलुआ बन के रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, फगना ने लच्छी राम की जगह, जो इससे पूर्व चुनाव में उसका चुनाव एजेंट था इतवारी, खुद तो खड़ा नहीं हुआ, खुद ने तो नामांकन दाखिल नहीं किया, लेकिन इतवारी को चमारों की तरफ से अपना प्रत्याशी बनाना पड़ता है, उसको बना दिया उसने प्रत्याशी। तो इस प्रकार नामांकन के समय राम सिंह चुपके से अपने पुत्र नार सिंह का पर्चा भी भरवा देता है और उधर अपने वर्ग में, चमार वर्ग में 2 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, एक तो लच्छी राम और इतवारी, और साथ में ये चुपके से राम सिंह अपने पुत्र नार सिंह का पर्चा भरवा देते हैं। और उधर जो है चमार वर्ग के वोट बढ़ जाते हैं और बढ़ जाने से इधर ये जो उनको अपनी पूर्व योजना के हिसाब से ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग में संगठित कर के उनके पक्ष में मतदान किया जाता है और नतीजा ये होता है कि नार सिंह चुनाव जीत जाता है। अब आप देखिए, पहले केसरी सिंह 3 बार, राम सिंह और फिर नार सिंह, तो किस प्रकार से अपनी तिकड़म लगा के, किस प्रकार अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को धत्ता बताकर किस प्रकार से हर बार चुनाव जीते जा रहे हैं और अपनी संपत्तियों में कई गुना वो इजाफा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी हमें ये मैसेज देती है, ये
इसका मूल भावना ये है कि स्थितियां जब तक नहीं बदलेगी, जब तक जातिवाद हमारे देश से समाप्त नहीं होगा। हमने इस कहानी के अंतर्गत इससे ये समझा कि किस प्रकार से आज़ादी से पहले भी वही लोग राज कर रहे थे और आज़ादी के बाद में लगातार जो एक खास वर्ग है उसी सत्ता में बना रहता चला आ रहा है। किस प्रकार से ये पटाक्षेप नहीं हो रहा है, ये पर्दा खुल क्यों नहीं रहा है, समतावादी समाज किस प्रकार से, समतावादी समाज की स्थापना किस प्रकार एक सपना है, इसी कहानी के माध्यम से ये जो हेतु भारद्वाज जी है इसी कहानी के माध्यम से ये प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो पटाक्षेप है, पर्दा अभी तक भी नहीं खुला है, तो इस स्थितियों को हम अपने आसपास के परिवेश में भी देखते हैं कि राजनीति किस प्रकार से अभी भी वैसे ही चली आ रही है जिस प्रकार से आज़ादी से पूर्व हुआ करती थी। इस कहानी का मैंने आपको सारांश समझाया। इसके बाद अगले भाग में हम इस कहानी के प्रमुख बिंदु समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहे। आशा है ये जो सारांश है पाठ का और लेखक परिचय आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।